Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, If you ma'am. if you have any Yes, problem ma'am. regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. So yesterday we studied about the geography of Mesopotamia, and we studied about some the geographical features of it, and we have to continue with this topic as well. After the Euphrates has entered the desert, its water flows out into small channels. अब जो इनकी नदी थी, रिवर थी यूफ्रेट्स, ये जब डेजर्ट यानी रेगिस्तान के अंदर एंटर करती है तो इसका पानी जो है छोटे छोटे चैनल्स में भी जा रहा है. These channels flood their banks and in the past functioned as irrigation canals. Water could be let into the fields of wheat, barley, peas or lentils when necessary. अब यही जो channels हैं जिसमें इसका पानी गया है, ये बाद में use करते थे इनको जब ये बाढ़ आती थी या इन channels ये पूरी तरह भर जाते थे, तब इसका ये इस्तेमाल किया करते थे irrigation के लिए, ठीक है. जैसे ये पानी जो है ये छोड़ते थे खेतों में wheat, barley, peas और lentils के जब भी जरूरी होता था. And of all ancient systems that of the Roman Empire included, it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive, even though the region did not have sufficient rainfall to grow crops. इसीलिए पुराने समय के अंदर एंशियंट सिस्टम के अंदर जो कि रोमन एम्पायर के बारे में बताया गया था थीम थर्ड के अंदर इंक्लूडेड है, उसमें यही बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो है सर्दर्न मेसोपोटामिया के अंदर वो काफी फ्लरिश कर रहा था, काफी प्रोडक्टिव था. भले ही वहां पे अच्छी बारिश नहीं होती थी, फिर भी वो लोग अच्छी क्रॉप्स जो है वो लोग वहां पे ग्रो कर रहे थे. Not only agriculture, Mesopotamian sheep goats that grazed on the steppe, the northeastern plains and the mountain slopes, that is, on the tracts too high for the river to flood and fertilize, produced meat, milk and wool in abundance. अब एग्रीकल्चरल के पर्सपेक्टिव से तो हमने देख ही लिया कि ये काफी फ्लरिश कर रहा था, काफी अच्छा यहाँ पे खेती हो रही थी, क्रॉप्स भी ये उगा रहे थे, इवन दो यहाँ पर अच्छी सफिशिएंट रेनफॉल नहीं थी फिर भी. लेकिन उसके अलावा जो इनके यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी काफी अच्छे मिल रहे थे. शीप और गोट्स जो हैं वो ऊपर चढ़ करके नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स में या माउंटेन स्लोप्स में जाकर के घास चरा करती थी, जो बहुत दूर था रिवर एरिया से. भले वहाँ फ्लड और फर्टिलाइज एरिया जो है वो दूर था, काफी ऊंचाई पे था फिर भी, और अच्छे अमाउंट में वहाँ पे मीट, मिल्क और वूल जो है उनको मिल जाता था. Further, fish was available in the rivers and date palms gave fruit in summer. और इसके अलावा फिश जो है वो भी रिवर्स में अवेलेबल थी, और डेट पाम्स यानी कि आपको पता ही है डेट पाम्स क्या होते हैं. डू यू नो व्हाट इज डेट पाम? Yes, ma'am. टेल मी, क्या होते हैं? मैम वो डेट पाम मतलब जो कट मतलब नुकीले तरह के पौधे होते हैं. उसका फ्रूट जो होता है उसको मैम क्या, जैसे पाइनएप्पल. उसका जो फ्रूट होता मैम है उसे क्या पाइनएप्पल बोलते के. हैं? फ्रूट मैम बताओ, फ्रूट. मैम फ्रूट. मैम अपने आप ही मिलता उसको है, अपन फ्रूट. भी खाते हैं. खजूर, खजूर के पेड़ों को बोला जाता है डेट पाम, ठीक यस. है. तो ये वहां पर यस. अवेलेबल थे रिवर्स के अंदर फिश, और डेट पाम्स जो है वो भी इनको फ्रूट दे रहा था समर के दौरान. Let us not, however, make the mistake of thinking that cities grew simply because of the rural prosperity. अब ये सोचने की गलती ना करें कि यहाँ की जो सिटीज हैं वो बेसिकली इसीलिए फ्लरिश कर रही थी क्योंकि यहाँ के रूरल एरियाज जो है वो फ्लरिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है. We shall discuss other factors by and by, but first let us to be clear about the city life. हम ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये रूरल जो एरियाज हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है. इन दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. नो मैम. ओके. द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, अर्बनिज्म की शहरीकरण जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी. बट बिफोर going through this topic, I would like to read the information here in the left portion.
The earliest cities in Mesopotamia date back to the Bronze Age, that is 3000 BCE. अब शुरुआत की जो सिटीज थी, अर्लियर सिटीज जो थी मेसोपोटामिया में, वो ब्रॉन्ज एज के अंदर आती हैं. ब्रॉन्ज एज क्या थी? ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रॉन्ज जो है वो अलॉय होता है, कॉपर और टिन को मिलकर के बनाया जाता है. Using bronze meant procuring these metals often from great distances. अब ये ब्रॉन्ज को यूज करते थे और ये चीजें ये कहाँ से लेते थे? ये मेटल्स लेकर के, और फिर इसको काफी दूरी से इनको ये बाकी मेटल्स मिलते थे, कॉपर और टिन, और फिर ये ब्रॉन्ज का जो है निर्माण करते थे. अब ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होता था. अब इसको ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उस समय इन्होंने इस चीज को डिस्कवर कर लिया था और काफी ज्यादा इसके टूल्स वगैरह और काफी सारी चीजें इसकी बनाना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज बोल रहे हैं. Metal tools were necessary for accurate carpentry, drilling beads, carving stone seals, cutting shell for inlaid furniture, etc. अब मेटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था अच्छी कारपेंट्री करने के लिए, बीड्स ड्रिल करने के लिए, स्टोन सील्स बनाने के लिए, शेल्स को काटने के लिए या फर्नीचर को बनाने के लिए. Mesopotamian weapons were also of bronze. For example, the tips of the spears that you see in the illustration on page 38. अब मेसोपोटामियन इस एरा के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर, इस जगह के अंदर यहाँ के जो वेपन्स होते थे वो भी ब्रॉन्ज के बने हुए होते थे. यानी कि जो हमारे भाले होते हैं, स्पीयर्स जैसे कि होते हैं, उसके आगे का जो नुकीला एक पार्ट होता है वो भी ब्रॉन्ज का बना हुआ होता था. यानी कि उसकी टिप्स जो है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी, जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 38 के अंदर. उसकी प्रॉपर एक इमेज दे रखी है इन्होंने. ये इमेज है. ये आपको पता है भाले क्या होते हैं? मैंने उसकी पिक्चर पहले आप दिखाई है आपको, इफ यू रिमेम्बर. यस मैम. तो बस उसके आगे की जो टिप होती है वो ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी. ठीक है. ओके मैम. यस. Okay, now we'll study the significance of urbanism. City and towns are not just places with large population. It is when an economy develops in spheres of other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. अब जो शहर और टाउन्स हुआ करते थे वो सिंपली ऐसी जगह नहीं हुआ करती थी जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जनसंख्या रहती हो या वहाँ पे इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ हो, जब फूड प्रोडक्शन के अलावा बाकी चीजों में, बाकी जो स्फीयर्स ऑफ लाइफ होते हैं, लाइक अलग अलग फील्ड्स होती हैं, जब उनमें एडवांसमेंट आता था तब इस तरीके की चीज होती थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता था और तब लोग बाग जो है वो टाउन्स के अंदर इकट्ठे होने लगते थे. क्लस्टर ऑफ पीपल यानी कि काफी ज्यादा ग्रुप में क्राउड जो है वो टाउन्स में जाता था. अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज. अर्बन इकोनॉमीज जो है उसके अंदर फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड भी होता था, मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी और सर्विसेज भी दी जाती थी. City people thus cease to be the self-sufficient and depend on the products or services of other city village people. इसीलिए जैसे आज के ज़माने से अगर इसको हम कंपेयर करें तो हम हमारे शहर में रह रहे हैं और गांव से हमारा अनाज आ रहा है, फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, तो हम उन पर डिपेंड कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए. तो उसी तरीके से उस जमाने के अंदर मेसोपोटामिया में भी शहर के जो लोग हुआ करते थे वो वैसे तो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन उनको कुछ चीज़ों के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए गाँव वालों पर डिपेंड करना पड़ता था. There is continuous interaction among them, और लगातार continuous interaction यानी बातचीत होती रहती थी, इंटरेक्ट करते रहते थे वो एक दूसरे से, तो उससे ये चीज काफी अच्छी चल रही थी. For example, the carver of a stone seal requires bronze tools that he himself cannot make, and colored stones for the seals that he does not know where to get. His specialization is fine carving, not trading. अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है कि कार्वर जो होता है, जिसको स्टोन सील्स की जरूरत होती है, जो ब्रॉन्ज टूल से बनाई जाती है, वो खुद से नहीं बना सकता ब्रॉन्ज टूल्स, तो उसको ब्रॉन्ज टूल्स के लिए किसी और से कांटेक्ट करना पड़ेगा. उसी तरीके से जो रंग बिरंगे स्टोन्स होते हैं जो सील के अंदर लगाए जाते हैं वो खुद से नहीं बना सकता, तो उसके लिए भी उसको किसी और की जरूरत पड़ेगी. उसका स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो अच्छी कार्विंग करता है, ट्रेडिंग नहीं करता, तो ये चीज के लिए उसको दूसरों पर डिपेंड करना होता था. जैसे आज के जमाने के अंदर हमारे पास में कई सारी सुविधाएं होती हैं, कई सारी सर्विसेज होती हैं. अब किसान जो है वो खेती बाड़ी करने में सक्षम है तो वो काम कर रहा है, ठीक है, ही इज गुड एट प्रोड्यूसिंग फूड
materials like crops and growing crops and cutting of them and then sending that particular grains to the city. फिर उसके बाद में सिटी में आकर के भी वो होलसेल डीलर के पास में आती है, फिर रिटेलर के पास में आती है, और फिर हम जाकर के रिटेलर के पास में से कंज्यूम करते हैं। तो वी देयर इज अ चेन है और हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। वैसे ही उस जमाने में भी यही चीज बताई गई है। The bronze tool maker does not himself go out to get the metals copper and tin। और bronze tool maker जो है वो खुद से बाहर जाकर के metals नहीं ढूंढेगा, copper और tin नहीं ढूंढेगा। Besides he need regular supplies of charcoal for fuel। और इसके अलावा उसको regular supply भी चाहिए होगी charcoal की फ्यूलिंग के लिए, यानी कि उन सबको पिघला करके मेल्ट करके अलग से चीजें करने के लिए, तो उसको आग के लिए चारकोल की जरूरत पड़ेगी। द डिविजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। अब ये जो डिविजन है, मेहनत जो एक मजदूरी कर रहे हैं, ये अलग अलग चीजों के अंदर डिवाइडेड है, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, इसी को अर्बन लाइफ बोला गया है। यही एक तरीके से सिंबल है अर्बन लाइफ का। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में तभी पूछ सकते हैं आप लोग। नो मैम। No, ma'am. ओके। फर्दर देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस। इसके अलावा जैसे कि आज के ज़माने में भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। दस ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड। अब ये ही सारी चीज़ें, अब फ्यूल के लिए चारकोल हो, मेटल हो, अलग अलग तरह के स्टोन्स हो, वुड हो, अलग अलग चीजें हो, ये सब अलग अलग हिस्सों से आती थी शहर के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, ठीक है। इसीलिए उनको प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज जगह पे ट्रेड करना होता था, व्यापार करना होता था, और इन सारी चीजों को स्टोरेज की भी जरूरत होती थी। There are deliveries of grain and other food items from village to the city and food supplies need to be stored and distributed। उसी तरीके से फूड ग्रेन्स की सप्लाई होती थी, डिलीवरी होती थी गांव से सिटी की तरफ, दूसरे फूड आइटम्स भी आते थे और इन्हीं को स्टोर भी करना होता था और डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता था। Besides many different activities have to be coordinated। और इसके अलावा कई सारी दूसरी एक्टिविटीज भी होती थी जिनको कोऑर्डिनेट करके चलना होता था। There must be not only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters। अब इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के अलावा यहाँ पे स्टोन्स जो हैं उनको ही सिर्फ ना रख करके ब्रॉन्ज टूल्स भी बनाने हैं, पॉट्स जो हैं वो भी अवेलेबल कराने हैं, सील कटर्स को, सारी चीजें जो है वो देख रेख में रखी जा रही हैं। Obviously, in such a system, some people give commands that others obey, and urban economies often require the keeping of written records। और इसके अलावा इसी तरह के सिस्टम के अलावा कुछ लोग ऐसे भी रखे जाते थे जो कमांडिंग करते थे, एज ए सुपरवाइजर का काम करते थे और दूसरों को वो मानना होता था। और इसी अर्बन इकोनॉमीज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रखे जाते थे जिनको रिकॉर्ड्स भी रखने होते थे, यानी कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसका रिकॉर्ड भी इनको मेंटेन करना होता था। समझ में आया कि किस तरीके से अर्बनिज्म का प्रॉपर मीनिंग क्या समझाया गया है, किस तरीके से हर वॉक ऑफ लाइफ से काम हो रहा है, हर फील्ड से काम हो रहा है, लोग बाग अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, चीजें लाई जा रही हैं, उगाई जा रही है, उनको स्टोर किया जा रहा है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है, क्या व्यापार हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, किसने क्या काम करना है, सुपरवाइज किसने करना है, किसने किसको ओबे करना है, ये सारी चीजें उस जमाने के अंदर भी प्रॉपरली हो रही थी। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पर एक बॉक्स से रखा है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। ये है द वॉरका हेड। This woman's head was sculpted in the white marble at Uruk before 3000 BCE। ये एक वुमेन हेड है जो स्कल्पचर है, जिसको व्हाइट मार्बल से स्कल्प किया गया है, बनाया गया है व्हाइट मार्बल पे, और ये उरुक में बनाया गया था 3000 BCE में। The eyes and the eyebrows would probably have taken lapis lazuli, blue and shell white, and bitumen black inlays respectively। अब यहाँ पे जो आईज है, ठीक है, और जो इसके अंदर का एरिया है, जो ऊपर का एरिया है, उसके अंदर शेल्स लगाए गए हैं, अलग अलग आपको वो नाम दे रखे हैं, ठीक है। वो एक तरीके से आपको इस फोटोग्राफ के अंदर नहीं दिख रहे हैं बट वो रखे गए हैं, ठीक है। देयर इज अ ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड। एक ग्रूव बना हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ, जहाँ पर परहैप्स एक ऑर्नामेंट का वो जो साइन है वो दिखाया जाता है, क्योंकि उस जमाने में लोग बाग सर पर भी ऑर्नामेंट पहना करते थे।
This is a world famous piece of sculpture admired for the delicate modeling of the women's mouth, chin and cheeks. ये एक वर्ल्ड फेमस स्कल्पचर है जिसको बेसिकली एडमायर किया जाता है, जिसकी काफी तारीफ की जाती है कि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से विमेन का माउथ, चिन और चीक्स को दर्शाता है. And it was modeled in a hard stone that would have been imported from a distance. और ये भी माना जाता है कि ये एक मार्बल यानी कि व्हाइट मार्बल एक हार्ड स्टोन पर बनाया गया है जिसको बाहर दूर की तरफ से इन लोगों ने इंपोर्ट करवाया है. ठीक है, द वार का हेड. क्लियर है? यस मैम. ओके. देन वी हैव मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज. किस तरीके से मूवमेंट हुआ है सिटीज के अंदर, गुड्स लाए गए हैं, उनके बारे में बताएंगे. However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. भले ये फूड रिसोर्सेज में मेसोपोटामिया काफी रिच हो, लेकिन इसके मिनरल रिसोर्सेज में काफी कम ये रिच था. मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ लेक्ड स्टोन फॉर टूल, सील एंड ज्वेल्स. जो साउथ मेसोपोटामिया था उसमें काफी ज्यादा कमी थी. स्टोन्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, सील्स नहीं थी, ज्वेल्स नहीं थे. द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड द पॉपुलर was not good enough for the carts and cart wheels or boats, and there was no metal for tools, vessel or ornaments. अब जो सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे, पॉपुलर भी एक तरह का वुड है. पॉपुलर ये जो वर्ड दे रखा है ये भी एक तरह की लकड़ी होती है. और जो दूसरी इराकी रेड पाम है, इसकी लकड़ी जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि उससे कार्ट्स बनाई जा सकें, बैलगाड़ियां जो एक तरीके से होती हैं वो बनाई जा सकें, या उसके व्हील्स बनाई जा सकें, या बोट्स बनाई जा सकें. इसीलिए, और वहां पे उनके पास में मेटल भी इतना अच्छा नहीं था टूल्स और वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. So we can surmise that the ancient Mesopotamians could have traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf. इसीलिए हम ये चीज कह सकते हैं कि इन्होंने मेसोपोटामियंस ने इन सारी चीजों का व्यापार किया होगा. जो इनके अबंडेंट टेक्सटाइल्स थे वो चीज इन्होंने वहां पे दी और उनसे ये चीजें यहाँ पे ली. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन्होंने वहां पे उनको दिया और उसके बदले में वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और कई तरह के स्टोन्स जो हैं वो इन्होंने अपने यहाँ पे करवाए, लिए, इम्पोर्ट करवाए. ठीक है, और ये सब इन्होंने करवाया टर्की, ईरान और कुछ हिस्सा जो है गल्फ का वहां से. These later regions had mineral resources but much less scope for agriculture. Regular exchanges possible only when there was a social organization to equip foreign expeditions, and direct the exchanges were initiated by the people of the southern Mesopotamia. बाद में जाकर के ये रीजन जो है मिनरल रिसोर्सेज के अंदर काफी सही हुए, बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पर एग्रीकल्चर का स्कोप इतना नहीं रहा. रेगुलर एक्सचेंज होता रहा यहाँ पे चीजों का, और इसी वजह से यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने, और उसी की वजह से ये रेगुलर एक्सचेंज जो है स्मूथली चलता रहा. यहाँ पे फॉरेन एक्सपीडिशंस हुए, यानी कि बाहर से लोग यहाँ पर आए. ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सचेंज भी हुए. कई सारी चीजें जो इन्होंने एक्सचेंज करी, जो सदर्न मेसोपोटामिया के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पे चीजें एक्सचेंज की गई. समझ में आया? इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप पूछ सकते हैं. नो मैम. Okay. Besides crafts, trade, services, efficient transport is also important for urban development. अब ये क्राफ्ट, ट्रेड और सर्विसेज के अलावा सही तरीके से ट्रांसपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है अर्बन डेवलपमेंट के लिए. If it takes too much time or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on the back of animals or bullock carts, the city economy will not be viable. अगर बहुत ज्यादा समय लग रहा है या बहुत ज्यादा हमें जानवरों को खिलाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह ग्रेन्स या चारकोल को सिटीज में ले जाने के लिए, या जो एनिमल्स और बुलक कार्ट्स है उनको इधर से उधर मूव करने के लिए, तो वो इतना ज्यादा सही नहीं रहेगा, आर्थिक रूप से वायबल नहीं रहेगा. द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर. सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन जो है दुनिया में कहीं पे भी जो होता है वो होता है पानी के जरिए. रिवर बोट्स और barges loaded with sacks of grains are propelled by the current of the river or of wind, but when animals transport goods they need to be fed. अब ये चीप क्यों रहता है? क्योंकि नदियों के अंदर या जो नदियां हैं उसका जो बहाव होता है या जो हवा है उसके बहाव से बोट्स और जो बार्जेस होते हैं वो उनमें सामान भर दिया जाता है, और वो उसी हिसाब से जो बह रही हैं, जिस तरफ उनका वेग ज्यादा है वो उस तरफ इजीली चली जाती है, जिस तरफ हवा चल रही है वो इजीली चली जाती है. अब उसी के कंपैरेटिवली अगर एनिमल्स के द्वारा हम बैलगाड़ियों पर सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें जानवरों को रेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ साथ उनको खिलाना भी पड़ेगा, तो वो खर्चा ज्यादा रहता है.
The canals and the natural channels of the ancient Mesopotamia were in fact routes of good transport between large and small settlements, and in the account on the city of Mari later in the chapter, the importance of the Euphrates as a world route will become clear. अब ये जो इनके कैनल्स और नेचुरल चैनल्स थे एंशियंट मेसोपोटामिया के, वो काफी अच्छे रास्ते साबित हुए, अच्छे ट्रांसपोर्ट हुआ है लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट्स के बीच में। और इस चैप्टर के एंड में आपको और पता पड़ेगा कि कैसे यूफ्रेट्स जो है वो वर्ल्ड रूट की तरह फेमस हुआ, और जो सिटी है वो मारी जो सिटी थी वो भी इसी अकाउंट पे कैसे आगे फ्लरिश करी। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? Yes, ma'am. Okay, so Yes, that's it ma'am. for today, students. Please conjure up your problems related to this chapter, and we'll discuss all of your problems in our next class next week. Till then, have a nice day ahead. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Thank you, ma'am. Welcome.